हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज का जो सेशन है आपसे हम जो है चैप्टर 1 साइंस का ठीक है क्लास 10 ठीक है क्लास 10 इसका चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, मात्र 5 गो वीडियो रहेगा और 5 गो वीडियो में आपका चैप्टर वाइज करके पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ये जो वीडियो है या ये जो सीरीज होने वाला है ये उन कमजोर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है जो जिसका अभी तक कोई खास तैयारी नहीं हुआ है। अगर आप ये 5-6 वीडियो का सीरीज देख के चले जाएंगे तो आपका 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा और आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो पढ़े लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा याद कर लिए हैं बहुत ज़्यादा उसके लिए रिवीजन है, लेकिन ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिनका अभी तक कोई खास तैयारी नहीं हुआ है ना। तो अगर वो ये 5-6 प्रीवियस ईयर से अगर वो तैयारी करके चला जाता है तो बहुत ही आसान तरीके से उसका एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स आज हम चैप्टर 1 और 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं पहला क्वेश्चन में। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सी कथन सही है? ये अभिक्रिया दिया हुआ है, बताना है कि ये कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो उपचयन और अपचयन लग रहा है। ठीक है, उपचयन किसको कहते हैं कि जिस भी पदार्थ के साथ बोल रहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा और जिस पदार्थ के साथ अगर ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसको हम कहेंगे उस पदार्थ का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो हम क्या कहेंगे, उसका अपचयन हुआ है। तो देखिए ये जो है पीबी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अभिक्रिया होने के बाद क्या हुआ, पीबी का ऑक्सीजन हट गया, खत्म हो गया, पीबी से ऑक्सीजन हट गया, मतलब पीबी ये सीसा है। ठीक है, तो सीसा का क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो ऑप्शन ए सही हो रहा है ना, सीसा का अपचयन हुआ। अच्छा अगला, ये सी कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जाके जुड़ जा रहा है, यानी कि कार्बन का क्या हुआ, उपचयन हुआ, कार्बन का उपचयन हुआ। ठीक है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन यहां पर क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो यहां पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड सी, कार्बन उपचयित हो रहा है और सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। Fe2O3+2L और ये अभिक्रिया है, तो बताइए कि ऊपर दिया गया अभिक्रिया किस तरह का अभिक्रिया है। तो देखिए Al अकेले था, ठीक है, ये O3 जो था ये पहले किसके साथ था, Fe2 के साथ था, अब ये Al के साथ हो गया, मतलब अपना जगह से क्या हो गया, विस्थापित हो गया। एक वो चीज अपना जगह से क्या हो गया, विस्थापित हो गया, तो इसलिए इसको हम जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगर दो चीज, अगर एल्युमिनियम के साथ कुछ और चीज रहता, ठीक है, और वो इसके साथ Fe के साथ आ जाता तो बोलते द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए यहां नहीं पर ध्यान देना है, भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब वो पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है वो वाला बताइए। तो जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। जल भाप, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, वैसा परिवर्तन मतलब बदलाव, जो बदलाव होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद अपने मूल अवस्था में वापस आ जाए, उस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल से भाप बनता है, ठीक है, वापस भाप जो है, वाष्प जो है वो जल बन जाता है, तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे, वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद वापस पुराना वाला अवस्था प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कोई लकड़ी को अगर हम जला देते हैं तो जलाया हुआ जो अब जो राख बच जाता है वो वापस लकड़ी नहीं बन पाएगा, है ना, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो भौतिक अभिक्रिया हो गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये हुआ आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा बी, क्योंकि एलपीजी जो है वो एक बार दहन हो गया, दहन मतलब जलना, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी,
अगर वो जल गया तो वापस दोबारा उसको गैस नहीं बना सकते, एलपीजी नहीं बना सकते हैं। अच्छा, जल का लवण में विलय, मतलब जल को किसी चीज में मिला देंगे तो वापस उसको हम अलग कर सकते हैं किसी तरीके से। बर्फ गलन है, बर्फ गल रहा है, जल बना, जल से वापस उसको बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, यही हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट और मेरा ये तैयारी है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? मतलब कौन सा अभिक्रिया पूछ रहा है, भौतिक अभिक्रिया पूछ रहा है ना। अभी हम रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया बताएं, मतलब देखो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बताएं, तो रासायनिक अभिक्रिया से ही रासायनिक परिवर्तन होता है और भौतिक अभिक्रिया से परिवर्तन भौतिक प्रक्रिया से होता है, जो भी है। तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ना, यानी कि भौतिक अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा है। तो वायु का द्रवीकरण होना, ये तो भौतिक प्रक्रिया हुआ है ना। वायु को ठंडा जब करेंगे तो वो जल बनेगा, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। ए नंबर ऑप्शन में क्या है, एक गैस सिलेंडर को निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण करना, उच्च दाब पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, भौतिक अभिक्रिया है। बाकी सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ये खुले में पेट्रोल रखना, खुला में पेट्रोल रखेंगे वो भाप बन के उड़ जाएगा, वापस वो फिर पेट्रोल नहीं बनेगा। ठीक है, वायु का द्रवीकरण, ठीक है, और ये एक वायु का और एक गैस सिलेंडर के निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, तो आंसर हो जाएगा सी। जल के विद्युत अपघटन, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। विद्युत अपघटन मतलब इसको तोड़ना है, ठीक है। तो तोड़ने से जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 और 1, देखो H2O मतलब 1 क्या है, O क्या है, 1 है, तो 2:1। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ये डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो, तो यहाँ दही का बनना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों, दूध एक बार दही बन गया तो वापस दूध नहीं बन जाएगा। भोजन का टूटना, जैसे भोजन को टूटना, जैसे खाना पाचन क्रिया, पाचन क्रिया में क्या होता है, भोजन टूटता है, तो ये भी एक तरह का रासायनिक प्रक्रिया हो गया, अभिक्रिया हो गया। किडनी, या किडनी नहीं है, ये है किण्वित अंगूर है, क्या है, किण्वित अंगूर। ठीक है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। अब ये अति लघु उत्तरीय में डाल दिया है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि हम जो एकदम छोटा 1 नंबरिया क्वेश्चन है, हो सकता है उसको आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दे, इसलिए हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को भी ले लिए हैं। ठीक है, तो सिल्वर के शोध में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापित किया जाता है, इसके लिए अभिक्रिया लिखे। अभिक्रिया क्या हो जाएगा, Cu + AgNO3। ठीक है, तो अब हो जाएगा कौन से प्राप्त करने के लिए, कॉपर को प्राप्त हो जाएगा CuNO3 का होल 2 + Ag। ठीक है, ये हमारा हो गया। कंपोस्ट का बनना, कंपोस्ट किसको कहते हैं, जैसे जो घर का जो कचरा होता है, जैसे साग सब्जी का जो भी छिलका उनका है ना, या घर के गोबर, ये सब जब हम उसको किसी कूड़ेदान में डालते हैं तो वो सड़ने गलने लगता है, उसका डिकम्पोज होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं कंपोस्ट होना। और ये एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्मा निकलेगा। मान लीजिए कि आप देखे होंगे घर का कचरा जहाँ पर फेंकते हैं, ठीक है, आप एक जगह पर क्या कीजिए, घर का कचरा को फेंक दीजिए, और वो कचरा कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक वाला नहीं होना चाहिए, निम्नीकरणीय वाला होना चाहिए। अगर आप 2-3 दिन बाद वहाँ जाएं और वहाँ पर हाथ डालेंगे तो वहाँ पर आपको ऊष्मा महसूस होगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ से ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखो, लोह चूर्ण मतलब Fe पर बोल रहा है HCl डालने से क्या होगा। तो देखो, ये जो Cl है ये Fe के साथ मिल जाएगा, FeCl हो जाएगा, है ना, और हाइड्रोजन गैस अलग से मुक्त हो जाएगा, H2। ठीक है, तो यहाँ 2Fe दे दो। ठीक है, संयुक्त हो गया।
तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और फेरस क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि किस तरह का अभिक्रिया है, बताइए। ZnCuSO4, तो SO4 जो है वो किसके साथ था, Cu के साथ था, और अभिक्रिया के बाद ये क्या हो गया, SO4 Zn के साथ आ गया, ये गैस है Zn के साथ आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, SO4 का विस्थापन हुआ, वो Cu के साथ पहले था, अपना जगह छोड़ के दूसरे के साथ आ गया, तो यहाँ पर ये जो आंसर हो जाएगा वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब अम्ल, देखिए चैप्टर 1 से सारा खत्म हो गया, एमसीक्यू जितना भी प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था क्वेश्चन बैंक में सारा दे दिए, उसके बाद जो अति लघु उत्तरीय था वो भी दे दिए। अब अम्ल क्षार लवण देख रहे हैं। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या करता है, लाल को नीला करता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। देखिए यहां से बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम एक क्लियर करवा देते हैं, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो पहला तो एक ये है अनीला, क्या है, अनीला। अ मतलब अम्ल, अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, क्या करता है, लाल करता है। कोई विलयन लाल लिटमस, अच्छा यहां पर लाल को नीला कर रहा है, लाल को। तो एक और चीज है छालानी, छालानी मतलब क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो लानी, लानी मतलब क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, छालानी। तो देखो अब यहां पर ये भी आता है पीएच स्केल, पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, तो बीच बीच में कौन हो गया, 7। तो 7 जो होता है वो उदासीन होता है ना, वो ना तो अम्ल होता है और ना क्षारक होता है। ठीक है, अब देखिए 7 से ऊपर क्या होगा, क्षारक होगा, इधर जो होगा वो क्षारक होगा और इधर जो होगा वो अम्ल होगा। ठीक है, और जितना इधर उतना प्रबल अम्ल और जितना उधर उतना प्रबल क्षारक। अगर कोई प्रबल अम्ल और प्रबल, देखिए आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझिए। अगर कोई ये ए है, ये बी है, इसका पीएच अगर 5 है, ठीक है, और इसका पीएच अगर 1 है, तो प्रबल ये हुआ, कौन हुआ प्रबल, 1, बी प्रबल हुआ, ए बी जो है वो ए से ज्यादा प्रबल हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, इसका पीएच 11 है और इसका पीएच मान लेते हैं 8 है। ठीक है, तो प्रबल क्षारक, ये दोनों क्षारक हो गया। ठीक है, तो प्रबल कौन है, तो प्रबल है पीयू और दुर्बल है क्यू। ठीक है, तो यहां से भी बहुत सारा समझ गए। तो यहां पर हम समझ गए कि छालानी, छालानी यानी कि वैसा वैसा पीएच। देखिए अब ये 1 4 5 ये तो अम्ल हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, तो अब इस तरह से बहुत सारा यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, तो चूने को पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा, HCl होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये समझे, NaOH का 10 ml विलयन जो है, मान लीजिए इसमें NaOH है, NaOH ये कितना है, 10 ml। ठीक है, OH जिसके साथ मतलब रहेगा तो समझ लो क्या है, क्षारक है, क्या है, क्षारक। ठीक है, अब यहां पर क्या डाला जा रहा है, HCl डाला जा रहा है, कितना, 8 ml डाला जा रहा है HCl। तो अम्ल में जब, क्षारक में जब अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब कि ना तो वो अम्ल का गुण प्रभाव प्रदर्शित करता है, ना क्षारक का गुण प्रदर्शित करता है। तो वही बोल रहा है कि अगर 10 ml में 8 ml HCl डालते हैं तो उस विलयन में क्या मतलब, वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि अगर NaOH, अब भी दूसरा विलयन ले रहे हैं जिसमें NaOH जो है वो 20 ml है, तो कितना ml इसमें HCl डालना चाहिए। देखो यहाँ 2 गुना हुआ, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या कर दो, 2 गुना कर दो, तो 8 दूनी 16, आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है,
अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर यहां हो जाएगा एंटासिड, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वो उसके साथ जब जल मिलाते हैं तब वो जाके क्या होता है? कठोर होता है। तो पानी के साथ संयोजन आंसर हो जाएगा। इमली में पाए जाने वाला अम्ल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको पहले आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। आप लोग बोलिएगा तब याद रहेगा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोलिए, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक। देखिए, संतरा और नींबू दोनों एक जैसा होता है। नींबू का बड़ा आकार कौन हो गया? संतरा। तो दोनों में एक ही तरह का अम्ल पाया जाएगा, वो है सिट्रिक। तो याद हो गया ना, दो गो, नींबू और संतरा में सिट्रिक, ठीक है। इमली में जो है वो टार्ट्रिक, कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखो, एक चीज याद रखना, पहले आता था एक चॉकलेट जिसको महालैक्टो बोलते हैं, अभी भी लैक्टो करके कोई चॉकलेट आता होगा, माने कि उसमें दूध की मात्रा होगा, ठीक है, तो इसलिए लैक्टिक, ठीक है। चींटी का डंक, अब यहां जहां भी डंक देख लेगा, जहां भी नहीं, खासकर 10th क्लास का जो हमारा दो दिया है जिसमें, तो एक चींटी का डंक दिया हुआ है, एक नेटल का डंक दिया हुआ, तो इसमें दोनों में याद रख लेना है मेथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल, ठीक, याद हो गया। अब बताइए, अभी हम बताइए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप चाहे तो इस चीज को लिख भी सकते हैं कॉपी में, और किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है, और याद करके ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि यहां से परीक्षा में पूछेगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। अब ये अति लघु आ गया, ठीक है, ऑप्शनल वाला खत्म हो गया, अति लघु उत्तर आ गया। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्या हो जाएगा? शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना। कठोर जल को मृदु करने के लिए, तो कठोर जल को धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कठोर जल को मृदु मतलब कि नरम, या फिर जैसे देखिए, कठोर जल किसको कहते हैं? जिसको वैसा पानी जिस पर हम साबुन लगाने के बाद ज्यादा जल्दी झाग नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसको कठोर जल बनते हैं। तो उसको मृदु करने के लिए हम लोग को क्या मिलाना चाहिए? धोने वाला सोडा मिलाना चाहिए, ठीक है। अगला, टमाटर, बोलिए, अभी हम बताएं। देखिए, एक नंबर या क्वेश्चन में पूछेगा 100% यहां से जो अम्ल वाला है वहां से आपके एग्जाम में पूछेगा, बस ये याद करके जाना है, ठीक है। टमाटर में अभी हम बोले ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी का डंक है, ठीक है, चींटी का डंक में कौन सा? अभी हम बताएं मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1, ठीक है, और 2 का जो जितना भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन बैंक में, वो हम करवा दिए। अगर आप इस तरह से हर सब्जेक्ट का, खासकर वैसे कमजोर विद्यार्थी जिसका ज्यादा अच्छा से तैयारी नहीं है, अगर वो हर सब्जेक्ट का केवल एक नंबरिया मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अति लघु वाला उत्तर करके जाएगा, तो उसको फर्स्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एग्जाम और 2-3 नंबर इधर उधर से हो ही जाता है ना। लेकिन अगर आप इतना कर लिए, मतलब ये रामबाण है, और इतना कम मेहनत से आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा सीरीज है, अभी हम 1-2 ले आए, अगला वीडियो में 3 और 4 ले आएंगे, इसी तरह का सारा क्वेश्चन दे देंगे, समझा देंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, और 100% यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्यों? अब देखिए, सिंपल सा बात है कि चैप्टर जो है वो सीमित है, और जैक बोर्ड जो है या कोई भी बोर्ड जो है वो उनको क्वेश्चन वहीं से देना है। अब सोचिए, वो कब से एग्जाम ले रहा है, अब कब से एग्जाम ले रहा है, तो कहां से नया क्वेश्चन बनाएगा? आखिर वो सिलेबस से ही बनाएगा, तो सिलेबस से सारा क्वेश्चन तो वो पूछ ही चुका है, तो यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछेगा, है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत जल्द है जो है आपका इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम
3 और 4 चैप्टर यानी कि धातु अधातु और कार्बन एवं उसके यौगिक से अगला प्रीवियस ईयर सीरीज आने वाला है। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट का देने वाले हैं। पहले साइंस का कंप्लीट कर लेंगे, 5 गो वीडियो बनेगा चाहे 6 गो वीडियो बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैथ का दे देंगे, उसके बाद सोशल साइंस का दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेसिक्स विद कुंदन सर, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।